एक आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से, जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, उनके अकॉर्डिंग और अपने लाइफ लेसन को पूरा करते हुए आगे बढ़ती है, अपने आत्मिक स्तर को उन्नति की ओर ले जाती है। अब इसमें समय कितना लगता है ये मायने नहीं रखता। अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आत्मा की तरक्की। इसी यात्रा में कुछ आत्माएं बहुत ज़्यादा समय गंवा देती हैं तो कुछ बहुत होनहार होती हैं, जल्दी अपना लाइफ लेसन सीख लेती हैं। अपने अपने स्तर के अनुसार ये आत्माएं समूहों में शिक्षा ग्रहण करती हैं और इस पढ़ाई की परीक्षा होती है देह धारण के दौरान, यानी धरती पे उन्हें खुद को साबित करना होता है, या एक तरह से परीक्षा ही समझ लीजिए कि अब तक उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसे वो कितना आत्मसात कर पाई। और ये सीख, ये ज्ञान उनके पूरे जीवन जीने के तरीके में दिखता है। विपरीत परिस्थितियों का उनका निर्णय दिखाता है कि वो आत्मिक स्तर पे कितनी मजबूत हुई हैं, और ये मजबूती ही उनकी तरक्की का पैमाना बनती है। उन्नति दर उन्नति स्तर बदलते जाते हैं, एक स्तर से वो अगले स्तर में प्रवेश करती हैं। ऐसी ही एक आत्मा थी इरी, जिसने अभी अभी स्तर 3 में प्रवेश किया और इस स्तर पे पहुंचने में उसे हजारों वर्षों का समय लग गया। खैर, इस समय अपने वर्तमान जीवन में वो एक शिक्षिका हैं जो पढ़ पाने में असक्षम बच्चों को पढ़ाती हैं। अपने रिग्रेशन के दौरान जब वो गुर्जन सभा के सम्मुख पहुंची तो बहुत उत्साहित दिखाई दे रही थी। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंत में मैंने अपने शरीर के कवच को झाड़ कर फेंक दिया है। अब डॉक्टर न्यूटन को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कवच, वो भी शरीर का कवच। इस पर माध्यम ने कहा कि हाँ, ये मेरा संरक्षक कवच है, चोट लगने से बचाव के लिए। अब यहाँ पे माध्यम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताती हैं कि जो लोग अपने क्रोध के परिणाम स्वरूप मुझे चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, उनके प्रति मुझे उदार बनने में और उनका विश्वास करना सीखने में शताब्दियाँ लग गईं, और ये ही मेरी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा थी। यानी ये कहना चाहती हैं कि हमें चोट पहुंचाने वाले लोगों के प्रति भी उदारपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, लेकिन इरी पे भावनाएं हावी हो जाया करती थी। परिणाम स्वरूप उसकी आत्मिक शक्ति दब जाती थी। संबंधों में आत्मसंदेह उत्पन्न होने लगा, जिस पे उन्होंने भरोसा किया, खुद से ज़्यादा समझदार समझा। असल में वो वैसे नहीं निकले, यानी इनका अंदाज़ा गलत निकला लोगों के प्रति। खैर, बाद में इन्होंने अपनी पीड़ा और दुख से ऊपर उठने के लिए पुष्पों की लड़ी का उपयोग किया। अब पुष्पों की लड़ी, शायद इरी का आशय कोमलता को हथियार बनाने से रहा होगा, क्योंकि दर्द देने वाले के दर्द को अगर पकड़ के रखेंगे तो हम खुद को ही दर्द देंगे। इससे अच्छा है कि क्षमा किया जाए और आगे बढ़ा जाए, और ये सब कुछ उनके प्रति कोमलता से ही हो सकता है। और ये हमें करना ही होगा, क्योंकि हमारी शारीरिक और मानसिक कष्टों का असर हमारी आत्मिक ऊर्जा पे पड़ता ही है। जितना ही हम इन सब में उलझते जाते हैं, अपनी ऊर्जा को गंवाते हैं। अब मनुष्य है तो संघर्ष तो लगा ही रहेगा, कुछ एनर्जी तो जाती ही है, पर जितना हम इसे अनावश्यक व्यय होने से रोक सकें उतना अच्छा है हमारे लिए। आगे इरी कहती हैं कि अब मैं अपनी अत्यधिक ऊर्जा का अनावश्यक रूप से व्यय नहीं करती हूँ। शारीरिक व मानसिक कष्टों का आत्म परिभाषा के साथ सरोकार होता है। पिछले 1000 वर्षों में मैंने अपने व्यक्तित्व में रख रखाव में सुधार किया है और एक ऐसे मानव के रूप में स्वयं का सम्मान करती हूँ जिसका स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता। इस उपलब्धि के लिए मुझे शारीरिक कवच की और अधिक आवश्यकता नहीं है। यानी ये सब कुछ सीखने में इरी को 1000 साल का लंबा समय लग गया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आगे जब ये सभा के सम्मुख जाती हैं तो बताती हैं कि गुर्जन इनसे संतुष्ट हैं, क्योंकि इन्होंने कठिन परीक्षाओं को पास किया है। जहाँ पहले की जिंदगियों में ये प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव में आ जाया करती थी, वहाँ इस बार इन्होंने परिस्थितियों को खुद पे हावी होने नहीं दिया। धैर्य और कठिन परिश्रम से ये अपनी आत्मिक शक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, और इनकी इस उपलब्धि से सभाजन बहुत खुश हैं।
अच्छा, इरी एक तरह से शिक्षिका हैं, तो इनको लगता है कि जब तक मैं खुद न सीख लूँ तब तक दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकती हूँ। सोना बनने के लिए तो आग में तपना ही पड़ता है। आगे ये कहती हैं, उन्होंने तो मुझे आश्चर्य में ही डाल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। अब इरी खुशी के मारे रोने लगती है। आगे बुदबुदाते हुए कहती है, ये उपाधि ग्रहण करने का समय है। हम सब मंदिर में एकत्र हो रहे हैं। मेरा मार्गदर्शक अरु यहाँ पे मेरी सभा के अध्यक्ष के साथ है। विशेषज्ञ शिक्षक और विद्यार्थी हर तरफ से आ रहे हैं। अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि कितने विद्यार्थियों और शिक्षकों को तुम यहाँ पे देख पा रही हो? इस पर माध्यम का जवाब था, लगभग 12 अध्यापक और 40 विद्यार्थी होंगे। तो क्या कुछ विद्यार्थी तुम्हारे अपने प्राथमिक समूह से हैं? नहीं, यहाँ पर हम 3 हैं। दूसरे समूह से विद्यार्थी लाए गए हैं जो तैयार हैं। उनमें से अधिकतर को मैं नहीं जानती हूँ। अब देखिए, इरी के समूह से केवल 3 आत्माएं ही यहाँ पे हैं। बाकी दूसरे दूसरे समूह से यहाँ पे पहुँची हैं। इसका मतलब इरी के समूह की बाकी आत्माएं अभी अपने पुराने समूह से ही जुड़ी हैं। इरी और बाकी 2 आत्माएं तरक्की करके तीसरे स्तर पे पहुँच गई, पर बाकियों का भी लाइफ लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। वो अभी भी अपने पुराने समूह से जुड़ी हुई हैं। बल्कि दूसरे समूह से जुड़ी 40 आत्माओं ने तरक्की करके तीसरा स्तर प्राप्त कर लिया है। यही वजह है कि इरी बाकी विद्यार्थियों को नहीं पहचान पा रही है। आगे इस बात को इरी क्लियर भी करती है जब डॉक्टर न्यूटन उससे पूछते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ हिचकिचा सी रही हो। तुम्हारे अपने समूह के अन्य व्यक्ति कहाँ हैं? इस पर इरी पछतावे के साथ कहती है, वो अभी तक तैयार नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारे आसपास के इन सभी विद्यार्थियों का मुख्य रंग कौन सा है? इस पर इरी का जवाब था, चमकदार गहरा पीला। ओह, तुम्हें अनुमान नहीं है कि हमें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है। मैं अनुमान लगा सकता हूँ इरी, किंतु तुम जो चल रहा है उसका वर्णन क्यों नहीं कर रही? अब माध्यम गहरी सांस लेते हुए कहती है, हर कोई उल्लासित है, जैसे किसी विदाई सभा में होता है। हम सभी पंक्तिबद्ध होकर तैर रहे हैं और मैं सामने बैठने जा रही हूँ। अरु मेरी ओर गर्वपूर्ण मुस्कुराहट के साथ देख रहा है। विशेषज्ञ हमारे द्वारा की गई मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके उपरांत हमारे नाम पुकारे जाते हैं। क्या? हर एक का नाम? हाँ, मैं अपना नाम इरी सुनती हूँ। मैं एक सूची प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ती हूँ जिस पर मेरा नाम अंकित है। अच्छा, इस नामावली पर और क्या लिखा है? अब इरी बड़ी शालीनता के साथ कहती है, ये कुछ निजी है। उन उपलब्धियों के विषय में जिन्होंने मुझे लंबे समय तक प्रभावित किया और मैं किस तरह से विजयी हुई। तब तो ये एक प्रकार से उपाधि पत्र से कहीं अधिक है। ये तुम्हारे कार्य का प्रशस्ति पत्र है। जी, आपने सही कहा। अच्छा, क्या यहाँ पे हर व्यक्ति टोपी और चोंगा पहने हुए है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। अब डॉक्टर न्यूटन ने थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कहा, अरे हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, ये समारोह के बाद क्या होने जा रहा है? इस पर माध्यम का जवाब था, हम अपने नए अनुबंधों के बारे में बातचीत करने के लिए आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और मुझे उन कुछ आत्माओं से भेंट करने का अवसर प्राप्त होता है जो मेरी विशेषज्ञता से संबंध रखती हैं। हम अब नई कक्षाओं में दोबारा मिलेंगे जिनमें हमारी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। अच्छा यदि ये बताओ, तुम्हारा पहला अनुबंध कौन सा होगा? मैं बालक आत्माओं का पालन पोषण करूंगी। ये ऐसा ही होगा जैसे मानो आप पौधे में फूल उगा रहे हों।
आप उन्हें कोमलता व सहानुभूति के साथ पालते हैं। अब डॉक्टर न्यूटन थोड़ा सा सवाल को घुमा के पूछते हैं, और तुम्हें क्या लगता है ये नई आत्माएं कहाँ से आती हैं? इस पर ईरी का जवाब था, उस अलौकिक अंडाणु से जो सृष्टि का गर्भाशय है। रेशम के तार सा बुना गया, फिर उसे नन्हे बालकों की कक्षा की माताओं के पास ले जाया जाता है, और इसके बाद हमारे पास ये बहुत ही उत्तेजनापूर्ण होता है, और ये जिम्मेदारी बहुत भारी चुनौती भरी है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, सृष्टि का गर्भाशय, यानी वो बिंदु जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का फैलाव हुआ। इसी से बना एक शब्द है गर्भा। इसका अर्थ पता है? गर्भा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गर्भदीप, सृजन की शक्ति का प्रतीक, जिसमें सृजन करने की सामर्थ्य हो। माँ प्रकृति घड़े में रखे दीपक को माँ का प्रतीक मानकर उसके चारों ओर नृत्य होता है। माँ की आराधना में उन्हें प्रसन्न करने के लिए मातृ शक्ति का प्रतीक है ये नृत्य। चीज़ों को अगर सही अर्थों में जानकर किया जाए तो श्रद्धा और बढ़ जाती है। सनातन का एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए है, कुछ भी यूं ही नहीं है। अब जैसे नारायण शब्द को ही लीजिए, तस्वीर तो हम सभी देखते हैं, पर ये तस्वीर बताना क्या चाहती है? कोई भी तस्वीर अपने आप तो नहीं बन गई होगी, कोई बनाने वाला होगा, और बनाने के पीछे कोई सोच, कोई मकसद तो रहा ही होगा उसका। ऋषियों ने कितनी गूढ़ बात को इतनी खूबसूरत पिक्चर के रूप में हमारे सम्मुख रखा। पूरा प्रोसेस है, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। जल में नारायण, शेषनाग, माँ लक्ष्मी, नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वो भी कमल के फूल पे। जब इन सारी चीज़ों के अर्थ को एक साथ जोड़ेंगे ना, तो तस्वीर ही नहीं, तस्वीर बनाने वाले के प्रति भी नतमस्तक हो जाएंगे। कितनी गहरी सोच है। खैर, ये सब कुछ इस बुक का टॉपिक नहीं है। अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब ईरी का केस तो यहीं पे समाप्त होता है। वो नए अनुबंधों के साथ नए समूह में प्रवेश कर जाती है। अगला केस एक ऐसी आत्मा का है जो स्तर 4 में प्रवेश कर रहा है। अब इनका जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।